Good evening, all of you. Good evening, Sanjeet, Abir, Sandeep, Siddharth. How's your preparation going? How's the preparation going? Am I audible? All good. Have you all started listening the news? Have you all started listening the news? Kabhi kabhi. Sometimes. Try to make it regular. So yesterday we have completed our judicial section, right? So is there any problem regarding the previous lecture? Then you can ask. Otherwise, I will ask, and then we will move further. अभी आप लोगों को ये वाली sheet नहीं मिली है ना? Please see this. The Council of Ministers collectively responsible to the. ये sheet मिली है क्या आप लोगों को? ये वाली sheet दी है मैंने? Please check it once and then. अभी नहीं मिली है? Okay. This sheet and एक और sheet. I will give it by tomorrow. ठीक है, तो आपके पास सैटरडे संडे 2 दिनों का टाइम होगा, उसमें आप वो दोनों शीट कर लीजिएगा। आपका ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, सारा कुछ खत्म हो गया। हार्डली 3 से 4 घंटे की क्लास और बची है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। Ask. Is writ jurisdiction only under Supreme Court? writ jurisdiction शायद मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंडर रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर इश्यू करते हैं। ये तो कल भी बताया था। अभी लेकिन उसकी कवरेज देखी जाती है तो आर्टिकल 32 में जो है वो पैन इंडिया उनका होता है, और जो आपका हाई कोर्ट इश्यू करता है वो केवल स्टेट तक ही लिमिटेड रहता है। ओके, एनीथिंग मोर? किसी का और भी है कुछ? संजीत, सिद्धार्थ, सब क्लियर है? तो shall we move further now? Now the next topic is Attorney General of India. मैम थोड़ा जूम आउट करिए ना मैम, थोड़ा जूम इन है, पूरा पेज नहीं दिख रहा है मुझे। देखो और बाकी सबको दिख रहा है क्या? एक्चुअली अभी please tell me, please tell us guys, is it visible or not? Is it visible properly? Everyone, please tell us, is that visible? एक बार जूम इन कर दें, देखो अभी ठीक है। संजीत आपका क्लियर हुआ? तो आ जाता है अटॉर्नी जनरल पे। ये अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? तो कहा जाता है ये है सरकारी वकील, गवर्नमेंट के एडवोकेट है अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है इनको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल क्या होगा? अगर पूछा जाए आपसे इंडिया की हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पोस्ट कौन सी होगी, तो इंडिया की हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पोस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कौन है? चीफ लीगल एडवाइजर। ठीक है, अब ये जब गवर्नमेंट के एडवाइजर है तो ये क्या करते हैं कि कोई भी लीगल अफेयर होगा, तो अगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह लेनी होगी, एडवाइस लेनी होगी, तो किससे लेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इसके अलावा
बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे होते हैं जिसमें एक पार्टी हमेशा यूनियन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि एक आपका केस था केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केशवानंदा भारती के तो अपने एडवोकेट हैं, लेकिन जब भी यूनियन ऑफ इंडिया किसी भी केस की एक पार्टी होती है तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वो लेते हैं, जो साइड लेते हैं, जो एडवोकेसी उनकी करते हैं, दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, अब जब ये लीगल एडवाइजर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो अब आप ये सोच के बताओ कि क्या कोई केस ये ऐसा, मतलब इंडिया में क्या कोई केस ऐसा होगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ सके? कभी भी। तो अगर कोई भी चीफ लीगल मतलब की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है तो फिर क्या कभी भी वो, मतलब ऐसा होता है कि अभी तो मान लीजिए कि संजीत और अभी दो लोगों का केस चल रहा है, तो अब मैं वो एडवोकेट, आज मैं संजीत के साथ लड़ी हूँ, लेकिन हो सकता है कभी फिर से किसी का हो तो मैं फिर से क्या हो जाए, अवीर के साथ लड़ना शुरू कर दूं, फिर हो सकता है मैं आपके सिद्धार्थ के साथ चले जाऊं। तो इसका मतलब मेरे ऊपर कोई भी आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है तो फिर वो कभी और कभी भी नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस नहीं लड़ सकता। ठीक, अब अगर आप मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो बनता है उनका एक फिक्स टेन्योर नहीं होता है। फिक्स टेन्योर का मतलब कि 5 साल तक वो रहेंगे या 6 साल तक रहेंगे या 2 साल तक रहेंगे, कब तक रहेंगे ये डिफाइन नहीं होता है। तो जब ये डिफाइन नहीं होता है तो इस पोस्ट को हम कहते हैं कि एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं। जैसे गवर्नर में पढ़ा था ना कि गवर्नर कब तक अपनी पोस्ट को होल्ड करता है, तो कहते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं। अब एक चीज और सोच के आप बताओ कि अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएगा? लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या शायद नहीं कर पाएंगे क्या? शायद नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, मतलब सॉरी वो कर पाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के बाद भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो कोई छोटे मोटे वकील तो होंगे नहीं। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फिक्स सैलरी देती है, जैसे कि अभी शायद उनकी जो सैलरी वो 90,000 अप्रॉक्स कुछ है, तो 90,000 पर मंथ में कौन इतने बड़े जो एडवोकेट होंगे कभी तैयार होंगे कि हम गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर बने। तो इसलिए क्या होता है कि ये कहा जाता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी केस आप ऐसा नहीं लेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाएगा। तो इसका मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस की परमिशन इनको होती है, राइट? कि कभी भी कोई और केस होगा सुप्रीम कोर्ट में तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे केस में नहीं जा सकते हैं जो केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाता हो। इसका मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस की पूरी परमिशन होती है। अब कब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं? तो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर है, इसलिए जब भी कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है या लोकसभा राज्यसभा की डिबेट है, तो लोकसभा राज्यसभा की डिबेट में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बैठने का और उस डिबेट को सुनने का पूरा क्या होता है, राइट होता है। वो लीगल मतलब उसमें लोकसभा राज्यसभा की जो भी फंक्शनिंग होती है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब चर्चा होती है वो चर्चा होती है, डिबेट डिस्कशन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहां पे रहते हैं। ठीक है, चाहे तो अगर उनको लगता है कि मतलब उनको सुनना चाहिए, या क्योंकि वो तो लीगल एडवाइजर है ना, तो वो सलाह कब देंगे जब उनको पूरी बातें ठीक से पता हो। तो इसका मतलब ये है कि वो हाउस में जो प्रेजेंट हो सकते हैं पर वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। वोट कब डाला जाता है कि जब कोई मान लो कि कोई ऐसा वोटिंग का हुआ है कि कोई बिल पास करना है, ठीक है, बिल पास करना है, तो उसके बाद लोग वोट डालते हैं, तो जब ये ज्यादा आ जाता है, मेजोरिटी मिलता है, तो बिल पास हो जाता है। तो वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है सुन सकते हैं। व्हाट संदीप इज आस्किंग, बट ही कैन इन्फ्लुएंस द केस मैम, मतलब विच केस, जैसे अगर कोई भी केस ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं से भी नुकसान हो रहा होगा तो फिर वो उसका पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे मान लो निर्भया वाला केस है या कोई ऐसा केस जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली पार्टी है, ठीक है, दो लोगों का आपस का झगड़ा हो सकता है, मान लो जेट एयरवेज और इंडिया एयरलाइंस का आपस का झगड़ा है जिसमें इंडिया मतलब गवर्नमेंट पार्टी नहीं है ना, तो फिर वहां पे जो अटॉर्नी जनरल है वो केस लड़ सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ओके मैम। अब नेक्स्ट है,
अगर मान लो कि जो अटॉर्नी जनरल अगर आप बन गए, तो अटॉर्नी जनरल बनने के बाद अगर किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन या इनमें अगर आपको जॉब चाहिए होगी, जॉब करनी होगी, तो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लिए आप नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें तो हो गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के 7 साल की कितने फैक्ट्स थे। आप बताते हैं कि कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सब जितने भी, हाँ प्लीज आस्क। मैम अटॉर्नी जनरल जो है लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं, मतलब जो भी बैठ डिबेट सकते होता है सुन सकते हैं, क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कोई भी मैटर में? हाँ हाँ, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिबेट का मतलब ये हुआ कि वो भी बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वोट नहीं दे सकेंगे, ओके। अब हो गया एलिजिबिलिटी, मतलब कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने सब पोस्टों में पढ़ा, सबने सारे पोस्ट में पढ़ा, सब में सबसे कॉमन बात क्या थी कि ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनका किसी भी हाई कोर्ट में 5 या 5 से ज्यादा ईयर तक ये एज अ एडवोकेट काम कर चुके हो, या एज अ जज जो है, या तो 10 सालों तक आप वकील रहो, ठीक है, या 5 सालों तक कहीं पे जज रहो। किसी भी हाई कोर्ट के, या तो आप 5 साल तक क्या रहो, जज हो जाओ, या 10 सालों तक किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहेंगे, तो फिर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है उनकी नजरों में आप एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, तो वो बिना ये ऊपर की कंडीशन को फुलफिल किए भी आप जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अभी जो हमारे करंट अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है, दिस जेंटलमैन, ये अभी हमारे करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और हमारे इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल सी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जो है वो हमारे इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल थे। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ अटॉर्नी जनरल? क्लियर हुआ? तो कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल? विच आर्टिकल डील्स विद अटॉर्नी जनरल? बिना देखे बताइए। अब आ जाते हैं एडवोकेट जनरल पे। जैसा अटॉर्नी जनरल होते हैं, हाँ अटॉर्नी जनरल है यूनियन लेवल पे, तो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में उस पोस्ट को हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। सेंटर में है तो अटॉर्नी जनरल, स्टेट के लेवल पे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। अब आ जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल बात करता है कि हर स्टेट में एक अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होगा। तो आर्टिकल 165 डील करता है कि हर स्टेट का क्या होगा? एक एडवोकेट जनरल होगा। अब ये क्या होंगे कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहाँ के होंगे? ये होंगे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट के। तो जब स्टेट को किसी लीगल मैटर में कोई एडवाइस चाहिए होगी, या किसी भी हाई कोर्ट में स्टेट को एडवोकेट करना होगा, स्टेट की एडवोकेसी करनी होगी, तो वहां पे आपका काम आता है किसका? एडवोकेट जनरल का, जो स्टेट में क्या करता है? एडवोकेसी करता है। स्टेट में क्या करता है? मतलब जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनका पक्ष विपक्ष रखता है। इसी तरीके से अब ये कब तक अपनी पोस्ट पे रहेंगे? तो एडवोकेट जनरल की भी पोस्ट का क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि आप अपनी पोस्ट पे कब तक रहेंगे। तो वो रहता है एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये रहते हैं एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। तो जब तक गवर्नमेंट की प्लेजर के अकॉर्डिंग एडवोकेट जनरल अपनी पोस्ट पे रहते हैं। इसी तरह जैसे वो लोकसभा राज्यसभा की डिबेट में शामिल हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिबेट व्हिच इज गोइंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो he has the right to speak, he can take the part but cannot vote in the state legislature। और उसके बाद इनको जैसे जो अटॉर्नी जनरल है उसको सारे वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। सेम वे एडवोकेट जनरल को भी सारे वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि एक एमएलए को मिलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका एडवोकेट जनरल और वो हो गया आपका अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। If you will not ask, then I will ask, then you will have to answer. Are you ready for the answer? Sannata. Okay, then I'll ask. तो पहले देख लेते हैं डिफरेंस देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में। तो अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में? बिना देखे तो कैसे बताओगे? अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में? 76। और एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में? 165। वेरी गुड। अब अटॉर्नी जनरल को कहाँ पे बैठने का अधिकार है? कहाँ पे वो जो है एज अ मतलब उसको राइट है डिबेट में पार्टिसिपेट? लोकसभा राज्यसभा। और एडवोकेट जनरल को उनको कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा?
गवर्नर। वो अटॉर्नी जनरल का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक वो अपने अपने उसमें रहते हैं? नॉट स्पेसिफाइड मैम। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेजर ऑफ ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इनका क्या होगा? ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। वेरी गुड। तो अब इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और इनकी ड्यूटी क्या होगी? दोनों की ड्यूटी तो सेम है। ड्यूटी क्या है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की? लीगल एडवाइस देना। लीगल एडवाइस देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये तो आप देखते ही कर लोगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? क्या सही आंसर है इसका? 76 आर्टिकल 76। और ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? एक बार ढंग से पढ़ो, फिर बताओ क्या सही होगा। पहला, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। वो भारत के किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं और वहां के डिबेट सुन सकते हैं। इनका जो टर्म है ऑफिस में रिमंडरेशन, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। सो ये है ऑल ऑफ द अबव, सारे काम करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इज इट? यस। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन देखते हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन को? तो आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन, राइट। अब ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रिमनरेशन। मतलब होता है कि जैसे आपको गाड़ी कौन सी मिलेगी, आपको घर क्या मिलेगा। रिमनरेशन मतलब अपार्ट फ्रॉम सैलरी, उसको हम कहते हैं रिमनरेशन। या आपकी पेंशन क्या होगी, ठीक है, उसको रिमनरेशन कहते हैं। अब जो व्हाट आई एम टेलिंग कि एक गवर्नमेंट का पूल है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है कि जो भी हमें टैक्सेस मिलते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी अपनी सरकारी पूंजी को जब हम बेचते हैं, मतलब हम नहीं, सरकार बेचती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, या हम लीज पे देते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो सारी इनकम आती है किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की इनकम आती है। वो रेलवे से फेयर लेती है, ठीक है, या आपकी एयर इंडिया में जो टिकट्स होती है उसका भी जो फेयर गवर्नमेंट लेती है। तो सब क्या है? गवर्नमेंट की तरीके से क्या है? अर्निंग है। वो जो अर्निंग है वो आती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब जब हमें डेवलपमेंट करना होगा, तो डेवलपमेंट क्या एक साइड से हो सकता है कि मतलब केवल सेंटर डेवलप करे, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो यूनियन है स्टेट्स का। स्टेट्स मिलके इंडिया को बनाते हैं, इसलिए क्या होता है? रेवेन्यू की शेयरिंग की जाती है, ठीक है। रेवेन्यू की शेयरिंग मतलब किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छा डेवलपमेंट स्टेट के लोगों को दे सके। इसके लिए अब कितना शेयरिंग की जाएगी और किस तरीके से शेयरिंग की जाएगी, इसके लिए बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है कि हर 5 इयर्स पे, जैसे कि 5 इयर्स मतलब खत्म होने वाला है, उसके पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं? फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। और इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि वो ये बताए कि किस वे में हम जो है मतलब कलेक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि डेवलपमेंट क्या हो जाए? डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो सके। तो अभी से बताते हैं कि हमें 42% स्टेट्स को देना चाहिए। मान लो कि अभी जो रिकमेंडेशन है उसमें इन्होंने कहा है कि 42% शेयरिंग दी जानी चाहिए स्टेट्स को। अब 42 शेयरिंग में भी किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रेवेन्यू शेयरिंग का जो काम होता है वो होता है आपके फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को सेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कितने समय के लिए करता है? तो फॉर द 5 इयर्स। अब इनका काम क्या है कि इनका फाइनेंस रिलेशन क्या होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, इसको बताने का काम करता है। अब अभी जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर YV रेड्डी, और जो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बना है इंडिया का उसके चेयरमैन थे आपके KC न्यूगी। अब कौन बन सकता है फाइनेंस कमीशन का मतलब फाइनेंस कमीशन को कौन चेक करेगा? तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो ऐसा पर्सन होगा जो पब्लिक अफेयर का एक्सपर्ट होना चाहिए। पब्लिक अफेयर में तो ब्रॉडर टर्म है। पब्लिक अफेयर तो आपका IAS भी हो सकता है, पब्लिक अफेयर तो IPS भी देखते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सीनियर IAS होते हैं ज्यादातर वही फाइनेंस कमीशन के क्या बन जाते हैं? चेयरपर्सन। जो सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं, IRS ऑफिसर्स होते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वही लोग फाइनेंस कमीशन को चेयर करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि पब्लिक अफेयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो अब छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन ही बचे हैं, तो आपका कोर्स बहुत ज्यादा बचा नहीं है,
ठीक है, तो समझ में आया फाइनेंस कमीशन? कोई दिक्कत आपको? क्लियर हुआ? संजीत, देव और सिद्धार्थ क्लियर हो गया? आप क्वेश्चन बताइए। हु एस्टैब्लिश्ड द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? प्रेसिडेंट। अच्छा, एक लाइन अगर इसमें जोड़ दे तो आंसर बताइएगा क्या होगा? ये ऑप्शन तो हट जाएंगे, आप अपने से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस लेके? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा ये कुछ भी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए। President can give the pardon on the advice of, क्या होगा इसका आंसर? President can give the pardon on the advice of, किसकी एडवाइस लेंगे? होम अफेयर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Ministries. Yes. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पार्डन वाला, बाकी सब जगह वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के काम करते हैं, केवल और केवल जब पार्डन को करना होता है, पार्डन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो है वो पूछ के क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही पार्डन दिया जाता है। अभी क्लियर हुआ? This is not the discretion of the president. President के पास discretionary power नहीं है, राज्यपाल मतलब गवर्नर के पास discretion power होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कौन सा ऐसा वीटो है which veto does not exercise by the president of India? कौन सा वीटो जो इंडिया का प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं करता? मैम कुछ एक था जो यूएसए का। हाँ, तो क्या आंसर होगा इसका? समथिंग सेलेक्टिव वीटो। क्वालिफाइड, याद नहीं है। क्वालिफाइड वीटो। यही सारे ट्रिटमेंट्स हैं। रिवाइज नहीं करते आप लोग? कभी कभी भी नहीं? This question, who is the chairperson of the 14th Finance Commission? वाई रेड्डी। अभी तो पढ़ा Reddy. पी है ना? Yes. अब ये वाली शीट तो अभी आपको मिली नहीं है ना? तो पहले ये शीट आप कर लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस शीट। आ जाते हैं आपका इलेक्शन कमीशन पे। कल 2 दिन में आप 2 शीट तो कर लोगे ना? 2 दिन में 2 शीट तो कर लोगे? सैटरडे संडे पूरा टाइम रहेगा, हो जाएगी 2 शीट? जी मैम कर लेंगे मैम। कर लीजिएगा, तो मंडे को फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे शीट्स का। तो आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। इसके पहले का कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज आपकी स्ट्रेंथ काफी कम है, आज ज्यादातर बच्चे एब्सेंट हैं और सारे टॉपिक्स छूटते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पहले कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में है? एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में? अभी पढ़ा 165. अच्छा, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में है? 123. गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में है? 213. आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, हमारा जो भारत है वो चलता है 3 चीज से, मत, मतदाता और मतदान, है ना? मत मतलब वोट, है ना? मतदाता मतलब वोटर और मतदान मतलब इलेक्शन। वोट, वोटर और इलेक्शन से जो है इंडिया की डेमोक्रेसी है वो चलती है। अब जो प्राइम फंक्शन है, हम अपनी सरकार चुनते ही है इलेक्शन करके, तो इलेक्शन कमीशन आप समझ ही रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये क्या करेंगे, इलेक्शन कराने का जो पूरा दारोमदार है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डील करता है? तो आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की।
कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 324 बात करता है दैट देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इनका काम क्या होगा? तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्या आ जाता है, इनके 3 ही काम है। इनका काम क्या क्या है? डायरेक्शन, पहला तो डायरेक्ट करना कि कैसे कैसे इलेक्शन होगा, सुपरिटेंडेंस उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन, एंड कंट्रोल। अब इसमें एबीसी करके आता है कि मतलब व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ए डायरेक्शन, बी सुपरिटेंडेंस, सी कंट्रोल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यही 3 काम इनके डिफाइंड काम है, ठीक है? डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। अब ये किसका किसका इलेक्शन करते हैं? पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं उनका इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि एमएलए का जितना भी लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। तो एक बात बताओ, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा का इलेक्शन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? नहीं मैम। उसको कौन कराता है? प्रेसिडेंट रिपीट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं, उसमें तो जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में से ही चुन लेते हैं कि कौन हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा, वो आपस में ही वोट डाल लेते हैं। पढ़ा था कि नहीं ये चीज? पढ़ा था, फिर भी भूल गए। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? ये तो सामने लिखा है ना, इलेक्शन कमीशन। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराएगा? जी मैम। तो इसका मतलब लोकसभा स्पीकर का नहीं। अब ऐसे करके आपसे कोई पूछेगा तो आप भटक जाओगे कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। सामने तो लिखा इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो बाकी अगर मान लीजिए मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन देखता है? हाई कोर्ट। केवल और केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखता है। बाकी सब जगह कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस की पावर किसके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। हाई कोर्ट क्यों देखेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके इलेक्शन को लेके कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो हाई कोर्ट देखेगा। तो कैसे? डिस्प्यूट जो भी है सब इलेक्शन कमीशन ही देखेंगे मैं। सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ही देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके जो भी डिस्प्यूट होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है। क्लियर हुआ? अब तो नहीं भूलेंगे। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले जो है 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, मतलब जैसे ही बना था 1950 में, तो 1989 तक ये क्या था? एक 1 मेंबर बॉडी था, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन था, मतलब पूरे इलेक्शन कमीशन में 1 पर्सन, वही क्या करते थे? पूरे इलेक्शन को पूरा कंडक्ट कराया करते थे, ठीक है। फिर जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो राजीव गांधी ने क्या किया था कि जो वोटिंग की एज थी पहले हमारे इंडिया में, ये था कि जो भी 21 से ऊपर होगा वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। फिर राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं तो उन्होंने जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया था। तो जैसे ही 18 किया तो अचानक नंबर ऑफ वोटर्स कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये समझा जाने लगा कि अब एक जो मेंबर बॉडी है वो शायद प्रॉपर वे में इलेक्शन ना करा पाए। तो जब इनको ये लगा कि एक सिंगल मेंबर बॉडी प्रॉपर वे में इलेक्शन नहीं करा पा रही है तो इन्होंने क्या किया? उसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया, ठीक है। जब 3 मेंबर बॉडी क्या की मल्टी मेंबर बॉडी बन गई क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 1990 तक तो जो है वो सिंगल मतलब मल्टी मेंबर बॉडी बनके रहती है। अगेन क्या होता है कि उसको मतलब जब 19 फिर इसके बाद 1993 में क्या करते हैं? उसको अगेन जो है मल्टी मेंबर बॉडी फिर से बना देते हैं। तो जब 1993 से लेके अप टू 2021 आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है। पहले सिंगल मेंबर थी, फिर मल्टी मेंबर होती है, फिर सिंगल मेंबर होती है और आज तक क्या है? ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी हुई है। अब क्योंकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है तो इसमें कौन कौन होता है? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इसके अंडर में होते हैं इलेक्शन कमीशन। 2 लोग होते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो थर्ड होता है आपका सीईसी, जो 3 मेंबर की जो है बॉडी होती है। अब इनके जो रिम्यूनरेशन होते हैं, सैलरी से वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और जिनको डिसीजन लेने होते हैं वो ये लेते हैं कंसेंसस बना के, ठीक है। कि मतलब जो जिसको किसी भी चीज को जब 2 लोग सही मान लेंगे तो उस चीज को फिर ये सही मानते हैं, उस हिसाब से जो है डिसीजन लेते हैं। अब इसमें एक चीज सोचिए, बताइए कि इसमें से चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन
इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी होगी? इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चीफ, अब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का क्या मतलब होता है? अभी ने आंसर बताया, चीफ इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? एनीवन? संजीत, संदीप, देव, मैम क्या लगता है? हाँ, गेस एग्जैक्टली नहीं पता करिए। मैम। जो प्रेसिडेंट या फिर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट द्वारा जो अपॉइंट होता है या फिर क्या होता है उससे बोलते हैं? देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा, वेरी गुड, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्ट में, आर्टिकल्स में जो भी चीजें डाली, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मान लीजिए पूछा जाए नीति आयोग, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन है या जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जिस चीज का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिस चीज का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब किसी, मान लीजिए एक्ट को चेक कर रहे हैं, तो जो एक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई राइट पार्लियामेंट बाद में देती है, पार्लियामेंट के थ्रू कोई आया है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आया है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट्यूटरी लॉ, स्टेट्यूटरी राइट, राइट। तो अगर कोई बॉडी, जैसे कि अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन, तो जो ये पता चलता है आर्टिकल 324 बात करता है दैट देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन और हेडेड बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। तो इनके बारे में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बता के रखा है, तो ये कैसी बॉडी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बताओ, एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? एडवोकेट जनरल कैसे पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि उसके पहले आर्टिकल दिया हुआ है, राइट? जब भी कहीं आर्टिकल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये मतलब 4-5 नाम दे देते हैं, उसमें से आपको छांट के लिखना होता है इसमें से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप पढ़ते समय ये पढ़ ही रहे हैं किस किस चीज के पहले हमने आर्टिकल पढ़ लिया है, तो जिसका जिसका आर्टिकल आपको याद होगा वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका मतलब, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इसका मतलब पहले वो सिंगल मेंबर थी, फिर मल्टी मेंबर हुई, फिर सिंगल मेंबर, और अभी की डेट में दिस इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब इनका पावर क्या होता है? अगर कोई चीफ इलेक्शन कमीशन जब आता है तो उनको क्या पावर मिल जाते हैं? तो इनका सेम पावर होता है, इनको पावर, सैलरी और जो भी इन्वॉल्वमेंट या रिम्यूनरेशन होता है वो वही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका होता है। अब क्योंकि ये ऐसी की पोस्ट है, इतनी की पोस्ट है क्योंकि ये इलेक्शन कराने का काम कर रहे हो, इलेक्शन के बेसिस पे ही सरकारें बनती है और सरकारें गिरती हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जब इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा ना हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मोनोपोली बना ले और अपने हिसाब के लोगों को बना ले और जो उनके मन का काम ना करे उसको हटा दें। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का वही प्रोसेस होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस होता है। मतलब वो टीडीएस प्रोसेस कि पहले इम्पीचमेंट लाया जाएगा, फिर वो दोनों से 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। तो मतलब इतना टीडीएस प्रोसेस रखा गया है कि आप इनको इनकी पोस्ट से बहुत आसानी से हटा नहीं सकते। ठीक है, इनको सारी वही सैलरी मिलती है जो जजेस को मिलती है और इनको उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जिस प्रोसेस से जजेस को हटाया जाता है। अब इनके बारे में पढ़ा था एडवोकेट जनरल जिसको, और अटॉर्नी जनरल जिसका कार्यकाल था अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन ये कब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं? तो इनके लिए 6 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, मतलब जिस साल वो बने, मान लो कि वो बनते हैं 2012 में, ठीक है, 2012 में अभी बन जाते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमीशन। तो या तो अभी इनकी एज, मान लीजिए कि अभी इनकी एज 60 इयर्स ओल्ड है। अब 6 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे? 2012 में बने तो 6 साल बाद 66 के हो जाएंगे, है ना। और 2012 से अगर हम 6 साल, मतलब कि या तो 66 हो जाएंगे, और अगर 6 साल देखें तो 2018 में 6 साल हो रहा है। तो जो पहले होगा, तो पहले 65 इयर्स की एज कंप्लीट हो रही है ना, तो मतलब या तो ये 65 इयर्स की एज के पहले हो जाए या इनका कार्यकाल जो इनका टाइम पीरियड वो 6 साल हो जाए, जो भी पहले होगा उसी को ही मानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पहले होगा? पहले 65 साल के होंगे या पहले 6 साल होगा?
65 पहले 65 वाला एज कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब पहले वाली जो हमारी जो पहला वाला टर्म है उसके अकॉर्डिंग जो अभी है, जैसे 65 का एज क्रॉस करेंगे ये अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। क्लियर हुआ? मतलब 2014 में ही हट जाएंगे अपनी पोस्ट से। ठीक, 2014 में ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 6 साल का कार्यकाल या 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले होगा उसके हिसाब से ये अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। अब अच्छा, इसमें हमने एक नाम नहीं पढ़ा, ये किसका इलेक्शन कराते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर कराते हैं, तो पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? पंचायत का इलेक्शन तो सुना होगा ना, प्रधान चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, वेरी गुड। यानी अब जब कंफ्यूज मत करिएगा, अगर मान लीजिए आ जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का में इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट के जो सीएम होंगे, स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, उनका स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन स्टेट के अंदर जो पंचायत होते हैं उनका लेजिस्लेशन, उनका जो इलेक्शन है वो आपका कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन स्टेट के लेजिस्लेचर का कराता है, पर पंचायत का नहीं कराता है। ठीक हुआ? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? मैम एक डाउट था, इट्स लाइक Article 324 Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of election to Parliament, state legislature, the office of President of India and the office of Vice President of India. So it's like the election is done by the Election Commission, but if there any dispute arises, then the Supreme Court interferes. नहीं, ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्शन कमीशन ही डिस्प्यूट को देखेगा, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। Yes ma'am, only for these both. हाँ, Okay. और कुछ? देव क्लियर हुआ? और संजीत, अबीर क्लियर हो गया? मैम 3 मेंबर बॉडी से और एक बार रिपीट कर देंगे मैम? कौन सा बेटा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 मेंबर बॉडी और बाकी जो 2 हाँ, जिनका तो बोल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, पर इलेक्शन कमीशन की पोस्ट अपॉइंटेड पोस्ट है। ठीक है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। क्लियर हुआ? यस मैम। संजीत, अब अगला है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पहले आप बताओ कि कौन सा आर्टिकल बात करता है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा? कौन सा आर्टिकल बोलता है? अच्छा, जो चुनाव, कौन सा बॉडी ऐसी है जो आपको जो होता है ना वोटिंग सिंबल्स अलॉट करने का काम कौन करता है? वोटिंग सिंबल्स कौन देगा कि कौन से, मतलब कांग्रेस का पंजा है, भाजपा का वो लोटस फ्लावर है, वो इलेक्शन सिंबल्स कौन अलॉट करता है? इलेक्शन कमीशन देंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने पहले पढ़ लिया उसकी ड्यूटी क्या है? डायरेक्शन देना, सुपरिटेंडेंट देना, कंट्रोल करना। तो ऑब्वियसली ये जो काम होगा वो किसका होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। अच्छा, 2 चीज इसमें वैसे आपके कोर्स में नहीं है तो पता नहीं, जैसे ये है कि कौन सी पार्टी स्टेट की पार्टी होगी और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी। जैसे कि आप देखो तो ये कुछ पार्टी उनके जो सिंबल से कभी बदलते नहीं है, हमेशा जो है नेशनल पार्टी, वो जो भाजपा है उनका कब से लोटस चला रहा है, और आपकी जो कांग्रेस है उनका वो पाम का जो साइन है वो चला आ रहा है। तो चेंज क्यों नहीं होता है? वो ऐसा होता है कि अगर मतलब कोई पार्टी को एट मैक्स आपको 4 राज्यों में अगर आपकी सरकार है तो आपको नेशनल पार्टी का टैग मिल जाता है। ठीक है, 4 राज्यों में अगर आपकी सरकार है मिनिमम तो आप नेशनल पार्टी बनते हैं, और फिर जो नेशनल पार्टी होते हैं, और अगर उनको 6% वोट लोकसभा में आ जाता है तो फिर जो उनका पार्टी सिंबल है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? इसके पहले का कोई डाउट है? देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। कोई डाउट है? मैम आपने लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया था ना, वो लोगो सिंबल के रिलेटेड, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, ये बताते हैं कि मतलब जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि जो नेशनल पार्टीज वगैरह उनके वो सिंबल नहीं चेंज होते हैं ना, वो लोटस फ्लावर और ये आपका पंजा और झाड़ू है ना, जो कुछ सिंबल्स है वो चेंज नहीं होते हैं। तो अगर मतलब किसी भी
जो भी पार्टी होती है, कुछ रीजनल पार्टी होती है, जैसे कि आप देखो तो यूपी में कुछ रीजनल पार्टी होती है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रीजनल पार्टी होती है, और कुछ हो गई नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल पे कम्पीट करती है, जैसे आपकी भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है। तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी की, कौन सी स्टेट पार्टी? तो अगर कोई पार्टी मतलब जो पूरा इंडिया लेवल पे इलेक्शन होगा, अगर मिनिमम 4 राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है, एटलीस्ट 4 में आपकी फुल गवर्नमेंट आती है, तो फिर आप नेशनल पार्टी के का जो है आपको टैग मिल जाता है। तो जो कांग्रेस वगैरह पार्टी होती है ना, 4 राज्यों में तो कम से कम आई जाती है। और अगर तो जो है इनका जो सिंबल है वो चेंज नहीं होता है, और आपका जो 6% वोट मतलब लोकसभा में 6% सीट है, तो फिर वो जो सिंबल है वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल आस्क, देन यू विल हैव टू आंसर। फिर सही सही आंसर कीजिएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? नो? देन कैन आई आस्क? ओके, तो टेल मी इक्वालिटी कौन से मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है? 14 to 18। वेरी गुड। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल से थे? 25 to 26। 26 नहीं, 25 to 28। 28। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल डील करता है? 14। 19। नहीं सॉरी, सॉरी। एग्जाम में फिर सॉरी कहने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। सावधानी घटी और मलाई पूरी बटी। आज आते हैं आपके यूपीएससी। आज आपने 2 गलती की है संदीप, बैक टू बैक। तो कल आप लैक ऑफ रिवीजन मैम। लैक ऑफ रिवीजन, एंड देन फिर किसको रिवीजन करना होगा? Yes ma'am, adjusting my time for the subjects ma'am। ओके ओके। बट ये सारी चीजें ना कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है? सबसे आसान चीज क्या है जिसको कुक किया जा सके? सबसे आसान कुक करने वाली चीज क्या है? बहाने। खिचड़ी। इसको सबसे आसान बहाने। अच्छा बहाना, सॉरी। तुरंत बता लेते हैं कि भाई ये था, इसलिए ये ऐसा था। मैगी नूडल बोलने वाला था। We haven't received the PPT for today. Okay, if you are हाँ अभी तो वो PPT आपको शेयर कर देंगे। नहीं, ऑमलेट से भी इजी चीजें बहाने बनाना, तुरंत बना लेते हैं, इसलिए नहीं किया क्योंकि। और कभी भी हम हमेशा जो है फिंगर ऐसे रखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन वो जो 3 फिंगर अपने साइड होती है वो नहीं देखते कि बिकॉज ऑफ मी, मैंने क्यों नहीं किया, है ना। जो लोग पास होते हैं और जो हम जो नहीं होते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस होता है। उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, पर उन्हें पता है अपने 24 घंटे को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है। जो कर लेता है वो बन जाता है, जो नहीं बन पाता वो रह जाता है ना। तो बनना है या रहना है ये भी किसको तय करना है? आपको करना है। ये कंपटीशन जो है आपको आप से ही फाइट करना सिखाता है, ठीक है, किसी और से नहीं, खुद से जीतिए। आ जाते हैं यूपीएससी पे। यूपीएससी क्या है? तो पहले ये देखिए कि यूपीएससी कौन से लेके किस आर्टिकल तक की बात करता है। तो आर्टिकल 350 टू आर्टिकल 323 तक यूपीएससी की बात होती है। ये यूपीएससी की सबसे पहली बार बात हुई थी आपके 1935 के एक्ट में, जब हमने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी इन द वेरी इनिशियल लेक्चर। तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 मतलब जब ब्रिटेन की सरकार थी तभी से सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है चलना शुरू हो गया था, और इंडिया वालों की ठीक से पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो धीरे धीरे करते करते रिफॉर्म लेते 1935 में क्या होता है कि यूपीएससी बनाया जाता है और स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाती है। स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन लेवल पे यूपीएससी बनाई जाती है। अभी का जो यूपीएससी का करंट कॉन्टेक्स्ट है, इनका काम क्या है? तो पहले तो ये देखिए कि कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 आपका यूपीएससी है। कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 14 में आपका यूपीएससी है, ठीक है। पार्ट 14 और आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 आपका यूपीएससी है। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट कराना। कंट्री के जो मतलब की पोस्ट होते हैं, उन जो की पोस्ट आपके सिविल सर्विस की पोस्ट हो गए, आईएफएस की पोस्ट हो गई, जियोलॉजिस्ट की पोस्ट हो गई, तो इनका काम क्या है कि वेरियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। अब क्योंकि ये यूनियन की पोस्ट है, इसका मतलब इनमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे वो सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट लेवल पे नहीं। सेंट्रल लेवल के जो है वो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको यूपीएससी सिलेक्ट करती है। इसमें जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट होती है उसको हम कहते हैं कार्डर बेस्ड सर्विसेज। क्या कहते हैं? कार्डर बेस्ड सर्विसेज।
ये कार्डर बेस्ड सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि थोड़े समय तक आप स्टेट में जाके सर्विस करोगे, फिर स्टेट से सर्विस करके फिर आपको सेंट्रल लेवल पे जाना होता है, ठीक है, फिर सेंटर से फिर स्टेट पे आना पड़ता है, तो इनकी जो है मूवमेंट चलती रहती है। इसलिए जो इंडिया में 3 सर्विसेज हैं इनको हम कहते हैं कार्डर बेस्ड सर्विसेज। ये कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक, अब यूपीएससी का जो वो आप देखो तो यूपीएससी का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? 1 and 10, मतलब एक होते हैं इसके चेयरमैन, एक होते हैं चेयरमैन और 10 लोग होते हैं इसके मेंबर्स। ठीक, तो टोटल कितने लोगों की बॉडी है यूपीएससी? टोटल 11 लोगों की ये जो है यूपीएससी की बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 10 उसके मेंबर्स होते हैं। अब टेन्योर क्या होगा? तो टेन्योर जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने देखा था, या तो 6 साल का पहले हो जाए या 65 इयर्स ऑफ एज हो जाए, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से इनको इनकी पोस्ट पे से हटाया जा सकता है। ठीक है, हाउएवर अगर ये चाहे तो कभी भी अपना रेजिग्नेशन क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। अब क्योंकि यूपीएससी भी एक ऐसी पोस्ट है, यूपीएससी भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने की पोस्ट वालों को क्या कर रहा है? नौकरी दे रहा है, तो जरूरी था कि इनके चेयरमैन को भी एक तरीके से क्या दिया जाए? पोस्ट की सिक्योरिटी दे दी जाए, इनके पोस्ट की सिक्योरिटी दे दी जाए। इसीलिए यूपीएससी के जो चेयरमैन है इनको हटाने का भी वही प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से आप जिस प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाते हैं, तो वही सेम प्रोसेस, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने का भी वही प्रोसेस है। ठीक है, तो वही प्रोसेस यूपीएससी के चेयरमैन को भी हटाने का होता है, जिस प्रोसेस से हम जज को हटाते हैं, पूरा इम्पीचमेंट वगैरह लाना पड़ता है, तो सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड इन द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी आल्सो। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन को भी हम सेम प्रोसेस से ही हटा सकते हैं इन बिटवीन, अदरवाइज वो रिजाइन करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और जो इनका टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स और या 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है क्या करते हैं? ये जो है अपने पोस्ट पे रहते हैं। अब एक चीज आप सोच के बताइए कि अगर किसी को आईएएस का एग्जाम बनाना तो क्या यूपीएससी बनाएगी? क्या यूपीएससी जो है किसी को आईएएस बनाती है? यूपीएससी बनाएगी? कौन बनाएगा? सोच के बताइए। एग्जाम कंडक्ट करेंगे फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी हो, नहीं नो, यस नहीं नो, कि मतलब यूपीएससी हो या एसएससी हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेट है। यूपीएससी और एसएससी जो कमीशन है, कमीशन केवल एक गेटवे है जो क्या करते हैं? मान लो कि जो बनाने वाली बॉडी है वो है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ऑफ ट्रेनिंग मतलब ये सरकार की बॉडी है, सरकार बताएगी कि हमें इतने मेंबर चाहिए। ठीक है, तो डीओपीटी बताया एसएससी को कि हमें इतने लोग चाहिए जो कि क्या करें? एग्जीक्यूशन का काम करें। तो और फिर डीओपीटी ने बताया यूपीएससी को कि हमें इस लेवल पे इतने लोग चाहिए जो हमारे लिए काम करें। तो यूपीएससी हो या एसएससी हो, ये एक गेटवे का काम करती है जो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, तो पर्सोनल एंड ट्रेनिंग बताती है कि किस तरह के लोगों की डिमांड है, उसी तरीके का एग्जाम अगर एसएससी लेवल की डिमांड है तो एसएससी से एसएससी कंडक्ट कराती है। तो एसएससी और यूपीएससी इज जस्ट अ गेटवे जो आपको सिर्फ अंदर लेने का काम करती है। बाकी फिर आपकी जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह होगी, आपकी जो पोस्टिंग होगी, वहां पे एसएससी का कोई भी नहीं है या यूपीएससी का कुछ भी नहीं होता, वो दे आर ओनली द गेटवेज, राइट। अब जैसे सेंटर में यूपीएससी, स्टेट में क्या? एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका भी यही काम है कि ये भी क्या करते हैं? डिफरेंट जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, बट फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट सर्विसेज, जो स्टेट रिलेटेड सर्विसेज होते हैं उनमें ये एग्जाम कराने का काम करते हैं। और इनको भी हटाने का प्रोसेस सेम होता है जिस प्रोसेस से हम जजेस को हटाते हैं, सेम प्रोसेस से आप जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होगा उसी तरीके से हटाते हैं। तो पहली बार 1935 में आपकी यूपीएससी की बात की गई थी, और सेम वे 1935 में ही आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई है, और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कौन से आर्टिकल थे? तो सेम आर्टिकल 315 टू 323, मतलब इसी के बीच में एक बार यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के बारे में इसी में बात हुई है। मेंबर्स कितने? तो अगेन इसमें भी 1:10, एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स, उसमें एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे जो एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अंतर कहाँ है? वहां पे है 65 इयर्स ऑफ एज, वहां पे 65 इयर्स ऑफ एज और यहाँ पे 62 इयर्स ऑफ एज, बाकी सारा कुछ सेम है। 65 इयर्स वहां पे एज है और यहाँ पे 62 इयर्स एज है, और कोई भी अंतर नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलके एक जेपीएससी बना देते हैं। ठीक है, कि वो मतलब लिमिटेड टाइप की है। मान लीजिए कि किसी स्टेट में यूपी, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो,
तो अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी मतलब सर्विसेज में ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट क्या करते हैं मिलकर जेपीएससी बनाते हैं, जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है उसके बाद फिर जेपीएससी हट जाता है। अगर मान लीजिए कि जेपीएससी बन गया, अगर कभी ऐसा लगता है कि जेपीएससी बना, तो आप ये बताओ कि उसकी सैलरी कौन देगा? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर्स और चेयरमैन को सैलरी कौन देगा? क्या लगता है कौन देगा? एनी आइडिया? सन्नाटा, प्लीज आंसर। अगर जेपीएससी बन गई तो सैलरी कौन देगा? कौन सा स्टेट देगा? स्टेट देगा या यूनियन देगा? आर यू गेटिंग और नॉट? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? अभी Yes. तो आंसर आप लोग नहीं दे रहे। सन्नाटा, शोले हो जाता है, शोले वाली मूवी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जेपीएससी का फुल फॉर्म ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हम स्टेट देंगे आपको, आई डोंट नो, मोस्टली मुझे लग रहा है स्टेट देंगे। इसमें जितने स्टेट की पार्टिसिपेशन होती है, मान लीजिए जितने भी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे स्टेट मिला के सैलरी देते हैं। सेम वे गवर्नर में भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही पर्सन दो स्टेट के गवर्नर हो जाते हैं। तो जब कोई पर्सन दो स्टेट का गवर्नर हो जाता है, जिसको सैलरी कौन सा स्टेट देगा, तो दोनों स्टेट की पार्टिसिपेशन से उसको सैलरी दी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले आप ये मैं पूछने का तरीका, ये मतलब पूछने की वजह ये होती है, मुझे पता है कि मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन जब हम किसी चीज के लिए क्यूरियस हो जाते हैं ना कि अरे कौन देगा, है ना, पता नहीं किसने दिया होगा, तो फिर जब हमें इसका आंसर पता चलता है तो फिर हम उसको भूलते नहीं। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। अब आ जाते हैं आपकी नीति आयोग पे। तो नीति आयोग एक ऐसी बॉडी जिसके लिए पूरा अच्छा सा क्लास चाहिए, और आई डोंट थिंक कि आज शुरू करना चाहिए। व्हाट यू ऑल थिंक? शुरू कर दे नीति आयोग? नेक्स्ट क्लास करते हैं नीति आयोग, नेक्स्ट क्लास कर देते, नहीं तो फिर ये भूल जाएगा। ठीक है, तो कल अब आपको जो है 50 क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी, तो मतलब 25 क्वेश्चन की 2 शीट, उसको आप सैटरडे में कर लीजिएगा, ताकि जो है फिर अब, क्योंकि अब आपका जो अगला वाला वीक है वो लास्ट वीक रहेगा आपकी पॉलिटी की क्लास का। इसी वीक आपका मेरे ख्याल से तो वो क्लासेस अगर प्रॉपर पेज से चलती है तो वेडनेसडे तक ही खत्म हो जाना चाहिए। तो आप कहो तो हम एक करंट अफेयर्स का भी क्लास रखते हैं, जिसमें कि जो भी करंट अफेयर है वो डिस्कस कर ले, या तो अगर आपका करंट अफेयर तैयार हो चुका है देन वेल एंड गुड, तो फिर हम धीरे धीरे चलेंगे, फिर फ्राइडे तक आपकी क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक करंट अफेयर्स के भी लेने चाहिए, है ना? क्या बेटा? मैम नेक्स्ट वीक तो मेरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैम, उसके बाद हाँ, क्या आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब एक हफ्ता 1 वीक इंटरवल ऐसा? क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगी ना, अभी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब छोड़ के बाकी और भी क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए जी सिर्फ पॉलिटी के? जी मैम, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो आई विल ट्राई की, अगर मतलब ये सब्जेक्ट आपका खत्म होने के बाद तो मैं एक क्वेश्चन की शीट दे दूंगी, जो रोमा के थ्रू आप मतलब आपकी जो वो है क्लासेस, आप क्या चैनल है ना, उसके थ्रू आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, तो फिर कोई रिवीजन हो जाएगा अगर बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं तो? ठीक है, वो तो रिवीजन तो हर तरीके से हो सकता है, बस करने वाला वो चाहिए, करने का वो ना करने का विश हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो करंट अगर मान लीजिए कि क्लास का हमारा बचता है वेडनेसडे तक, अगर हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो हम थर्सडे फ्राइडे करंट के कुछ टॉपिक जो है रख लेंगे। ठीक है, या थोड़ा सा टच हमारा बन जाए, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा, उसका क्या मतलब होता है, या कोई भी लाइमलाइट में कोई केस है तो उसको देख लेते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आपको न्यूज वगैरह सुनने में इंटरेस्ट आने लगेगा, और वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी टीयर 3 में। जब एसएससी का टीयर 3 देंगे आप, तो एसएससी का टीयर 3 क्या होता है, जहाँ पे लिखना होता है, और लिखने वाले मैटर्स में वही बच्चा अच्छा लिखता है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और वे फॉरवर्ड तीनों लिख के बताए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब इस पे क्वेश्चन आया और इस पे आपको लिखना है, तो अगर सीधा लिखा कि ये हुआ, शायद आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बार आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये है, इसकी पॉजिटिव चीजें क्या क्या है, इसकी नेगेटिव चीजें क्या है, या इसमें और क्या किया जा सकता है, तो वे फॉरवर्ड जिसने लिखा उसके अच्छे नंबर आएंगे। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन क्या है, इसके पॉजिटिव चीजें क्या है, इसकी नेगेटिव चीजें क्या है, और वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, जो ये लिखेगा डेफिनेटली उसी को अच्छे नंबर मिलने चाहिए। मतलब आपको भी ये लगता है अगर आप एग्जाम में होते तो किसको अच्छे नंबर देते, जिसके पास जो केवल ये नहीं जानता है कि क्या हुआ,
उसमें क्या होना चाहिए और किस बात की कमी है, दोनों को एनालिसिस करने की पावर आ जाए तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोर्स आपका जल्दी खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए कि थर्सडे को भी खत्म हो जाएगा तो फ्राइडे को वी विल डिस्कस सम इश्यूज ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक, मतलब स्पेसिफिकली फॉर द पॉलिटी, तो जिससे कि क्या होता है कि आपका थोड़ा सा टच बन जाए। ठीक, आपको पॉलिटी थोड़ी बहुत समझ में आई, आप उसे करंट बना पाए धीरे धीरे करके, इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते? जी मैम। अभी आप लोग वोट वगैरह देते हो सारे लोग? एक भी बार वोट दिया है? अब वोट दिया, पॉलिटी भी पढ़ ली, अपने राइट्स के बारे में जान ही लिया है ना? तो अब तो ऐसी सरकार लेके आइएगा जो फिर क्या दे, क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार चाहिए। एसएससी का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना मैम, मोदी रोजगार दो बोल के हाँ, कैंपेन चल रहा है ट्विटर में। कब से चल रही है वो, तो हर साल, मतलब कितने दिनों से एसएससी को लेकर चल ही रहा है प्रॉब्लम। जॉब अपॉर्चुनिटी हैशटैग रोजगार दो, वो मन की बात करते हैं, सुनते नहीं है ना, तो सुने तब तो फिर दो दे, उन्हें खुद ही नहीं सुनना है। कुछ भी पूछते हैं, मतलब कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आंसर क्या होता है, पाकिस्तान को मारेंगे। फिर कहो कि रोज मोदी जी पढ़ाई कैसे करेंगे, पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। तो मतलब कुछ भी पूछेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि जो है पाकिस्तान को नहीं रहने देंगे। और हम कितने दिनों तक पाकिस्तान को झेलें भाई, हमें भी तो क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दे दो, पाकिस्तान अपने आप हट जाएगा। कहते हैं इंडिया में इतने सारे यूथ हैं, अगर आप यूथ को सही दिशा दे दो तो भारत की दशा को क्या कर देंगे, बदल देंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं यूथ को प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं करोगे, उनको प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं दोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, तो यूथ क्या है, एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, जिनके पास एनर्जी है, कुछ कर गुजरने का एक मादा लगते हैं, नहीं दोगे तो ये लोग आपस में इतना लड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि फिर आपको इंडिया को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। इंडिया को छोड़ने के लिए आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लोग आपस में ही लड़के इंडिया को तोड़ देंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछो तो क्या तो कहेंगे कि कुछ भी पूछो एक ही आंसर, कि नेहरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे, यही आंसर आता है। इज इट सो? न्यूज वगैरह देखते हो आप लोग? डिफेंस को भी मैम उन्होंने इतना मीन स्ट्रॉन्ग या फिर डिफेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बिकॉज एक ऐसे इंडिया में एक फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल के लिए मीन्स वो रिस्पेक्ट है, तो लोगों का ध्यान वहां चले जाता है, इनके इस पे नहीं रहता है। दैट्स द रीजन, वन ऑफ द रीजंस आई थिंक सो। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, जब आपको देश को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप देशभक्ति से जोड़ दो। ठीक है, तो जैसे ही लोग मतलब जैसे अब वो इंडिया मतलब भारत में जब क्रांति हुई थी तो एक रिवोल्ट है कि कितनी मेहनत से मिली है वो आजादी, उसकी कीमत तो क्या है, तो आदमी सब भूल जाता है। जैसे कि अब 26 जनवरी की परेड वगैरह देखो, वो जब झंडा वंडा फहराते हैं, वो बैंड बिल्कुल बजने लगता है, तो अंदर से अचानक 50 26 जनवरी हो गया तो हमारी देशभक्ति एकदम पीक पे पहुंच जाती है, कितने बड़े देशभक्त हैं। उसके बाद जब हम अपने वास्तविकता में आते हैं और रियलिटी में हम लौटते हैं तो फिर पता चलता है कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। मतलब आप अपने घर में इतना परेशान है, अगर घर की परेशानी से ऊपर उठे तब तो देश के लिए सोचे, तो घर की परेशानी से ही नहीं कोई उठ पा रहा है तो देश के लिए कब सोचेगा, है ना? तो और लेकिन यहाँ पे मुद्दे क्या होते हैं कि हर चीज को का आंसर ये होता है कि इसको देशभक्ति से जोड़ दो, पेट्रियोटिज्म से जोड़ दो। तो जैसे ही हम पेट्रियोटिज्म में लगता है कि अभी मतलब उसका वो क्या बनाया जाता है, मतलब नैरेटिव क्या बनाते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे घर में घुसने की बात कर रहा है, चाइना अपना माल बेच रहा है, तुम रोटी के लिए मर रहे हो, अगर भारत ही नहीं जाएगा तो रोटी तुम्हें देने वाला कौन होगा? तो फिर आप भी सोचते हैं कि नहीं पहले भारत को बचा लो, रोटी कमाते देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है ये लोग नैरेटिव्स बनाते रहते हैं। तो हमें जो है अब इतनी पॉलिटी पढ़ ली है तो अब तो अच्छी सरकार आनी चाहिए और अच्छे दिन भी आने चाहिए, तभी तो विकास आएगा, अच्छे दिन आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रुकते हैं, अगली बार हम जो है आपका स्टार्ट करेंगे नीति आयोग से, और जो आपको शीट मिलेगी वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस संडे एंड कीप रिवाइजिंग।